बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 8 का देखना है, यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो इस दौरान क्या बनता है, एनर्जी बनती है। अब ये जो एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, जिसको हम एनर्जी को एटीपी भी कहते हैं, ये कहाँ-कहाँ पर यूज़ होगी या क्या-क्या काम करवाएगी। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि ये कौन-कौन से कामों के अंदर अपना रोल अदा करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एनर्जी कहाँ पर यूज़ होगी जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बननी, जिसको हम रेस्पिरेटरी एनर्जी भी कहते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक की याद रखनी है, मास्टर मास्टर का ई जो है वो हम नहीं लगाएंगे। मास्टर फिर हमारे पास आ जाएगा बी, मास्टर बी। इसको इस तरह से आपने याद रखना चाहिए। आपको याद करने में क्या रहेगी आसानी, मास्टर बी। अब मास्टर का जो फर्स्ट एम है जी हमारे पास, ये क्या है, ये जो एनर्जी हमें हासिल होगी, जिसको हम रेस्पिरेटरी एनर्जी बोल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो कहाँ कहाँ पर यूज होगी। फर्स्ट ये जो एम हमारे पास आ जाएगा, ये है जी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये जो एनर्जी हमें हासिल होगी, ये कहाँ पर इस्तेमाल होनी है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो ये जो छोटा सा मैंने इधर एम लिखा हुआ है, ये आ जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में और मूवमेंट करवाने में भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो भी एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली एनर्जी को ही हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा ए फॉर हमारे पास आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो मुख्तलिफ सब्सटेंस को सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लाने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये एनर्जी भी हमें सेलुलर रेस्पिरेशन से हासिल होगी। फिर इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट जो बायो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, वो भी कहाँ से आएगी, रेस्पिरेटरी एनर्जी ही यूज हम करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास टी आ जाएगा, टी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब डियर स्टूडेंट, नर्व इम्पल्स क्या होती है, इसको हम कहते हैं ये मैसेज होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, या हमारी बॉडी कोई भी चीज़ जिसको महसूस करेगी, तो जो डिफरेंट सेंसेशंस हैं, या जिसको हम कहते हैं कि 5 किस्म की सेंसेस हैं, वो जो मैसेज आगे लेके जाता है, वो किस फॉर्म में जाता है, मैसेज आपके दिमाग तक, और दिमाग फिर उसका रिस्पॉन्स देगा, वो भी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। तो इसको हम मैसेज भी आप कह सकते हैं। ये जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, वो एनर्जी भी रेस्पिरेटरी एनर्जी ही हम इधर यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मास्टर का लास्ट आर। आर से हमारे पास आ जाएगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एंड माइटोसिस, या ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, उससे पहले भी डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, या क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती है। आपने ये माइटोसिस और मियोसिस वाले टॉपिक्स में इसको पढ़ा भी। तो एस फेज जिसको हम कहते हैं इंटरफेस के अंदर, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। वो भी एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन से बनने वाली रेस्पिरेटरी एनर्जी को ही हम यूज करेंगे। अब ये लास्ट हमारे पास जो बी है, बी फॉर ब्रेकडाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, टॉक्सिन्स कहते हैं जहरीले मादों को, तो उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, और
बाहर निकालने से पहले उनकी ब्रेक डाउन करना और फिर उन्हें बॉडी से या सेल से बाहर निकालने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो एनर्जी भी हमारे पास कहाँ से आएगी? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी हमारे पास बनेगी, जिसको हम रेस्पिरेटरी एनर्जी कह रहे हैं, वही यूज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना। मास्टर बी, ये निमोनिक्स कहने से कि इसको याद करने का आसान तरीका है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस तरह से आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये स्टूडेंट्स, अब आपने थोड़ा सा अपने ज़हन के अंदर वही चीज़ें दोबारा से लेकर आनी है जो हमने पीछे पढ़ आए हैं। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या काम हुए, फिर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और उसमें ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा था, फिर इससे आगे चीज़ें क्या बन रही थी, सारी चीज़ें आप थोड़ा सा लेकर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो पीछे हमने पढ़े हैं ना टॉपिक्स रेस्पिरेशन वाले, तो उसकी ये समरी है, लेकिन ये इसी तरह से डिफरेंस इनका आता होता है। तो वन बाई वन हम देखते हैं। तो इधर मैंने करेक्टरिस्टिक्स लिख ली हैं, इधर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम चीज़ें लिखेंगे और इधर एन एरोबिक की, और इसमें जो डिफरेंस होगा वो आपके सामने आता जाएगा। अब सबसे पहले पहली जो बात है वो ये कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद होती है या नहीं। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है वो किस में होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होती है, लेकिन एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, क्योंकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस हैं ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहे होते हैं। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये आ जाएगी नंबर ऑफ एटीपी, कि इन दोनों रिएक्शन के दौरान, जिसको हम रेस्पिरेशन एन एरोबिक और एरोबिक बोलते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, नंबर ऑफ एटीपी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हमारे पास 36 एटीपी बनेंगे, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे। और वो जो 2 एटीपी बनेंगे वो कब बन रहे होते हैं? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो दोनों में सेम होता है। और चाहे एरोबिक हो एनएरोबिक हो, इसमें भी 2 ही बने, लेकिन 34 एटीपी जो है वो अगले प्रोसेस के अंदर बने, क्रेब्स साइकिल के अंदर और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जबकि इसमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान सिर्फ और 2 बने, आगे कहीं पर भी एटीपी नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनल प्रोडक्ट, कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होती है वो 2 होती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरी जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगी वो होता है वाटर। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, अब इसमें हमने कहा था कि 2 तरह की एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी? लैक्टिक एसिड बनेगी। और अगर हम उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक तो एथानॉल बनेगी और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि ये जो प्रोसेस है ये अक्रंस, अक्रंस का मतलब है कि ये होता कहाँ पे है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये कहाँ पर हो रही होती है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और इसके साथ साथ ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रही, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये हो रही होती है। अब अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रही होती है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा ये है जी इम्पोर्टेंस, कि अब इसकी अहमियत क्या है। अहमियत की अगर हम बात करें सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की डियर स्टूडेंट्स अहमियत ये है कि इससे जो आप कह लें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती हैं और साथ में जो इतनी सारी हमारे पास एनर्जी बन रही है, ये क्या है? कह लें इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी का सोर्स है। अब ये जो एनर्जी जो बनेगी ये कहाँ पर इस्तेमाल होगी? ऑर्गेनिज्म अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए क्या करेगा? इस एनर्जी का यूज करेगा। तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी हासिल होती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में हासिल होती है, जिसको ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर
होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हमें एनर्जी हासिल होती है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी हासिल होती है, ये आगे किस चीज़ का मतलब कि कहाँ पर यूज़ होगी, इधर से भी हमें एनर्जी, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है किन के लिए, आप कह लें कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। इसको ज़रा मैं इधर लिख देता हूँ। एरोबिक ऑर्गेनिज्म को भी ये क्या करती है, थोड़ी सी एनर्जी दे रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो सेम होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, तो उसके दौरान भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर इसके अलावा जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी एनर्जी ये प्रोवाइड की जाएगी। तो एनर्जी जो है ये कहाँ पर यूज़ होगी, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। और फिर इसी तरह से जो तीसरा है, ये जो एनर्जी इस्तेमाल होगी, इससे आगे बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही होती हैं। अब इससे कौन सी, इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, बड़ी फ़ायदे की चीज़ें बना रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक तो एथानॉल बन रहा होता है, अल्कोहल बनाया जा रहा होता है। फिर इसके साथ-साथ चीज़ को भी इसी तरीके से ही हम बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, जो आपकी बेकरी आइटम्स हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही बन रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।